हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। अपन एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या है। इसके बाद जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण और दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि आप जानते हैं, व्यापार का यानी विनिमय का जो माध्यम होता था, ऐसे टाइम में, ऐसे समाज में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था, तो ऐसे समाज में वस्तुओं के माध्यम से ही व्यापार किए जाते थे। यानी वस्तु के माध्यम से वस्तुएं देकर के वस्तुएं प्राप्त की जाती थी और वस्तु ही व्यापार का माध्यम हुआ करती थी। तो ऐसे समाज में जब या ऐसे सोसाइटी में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था और मुद्रा के अभाव में वस्तुओं के माध्यम से ही व्यापार किया जाता था, अपनी कम आवश्यकता की वस्तुएं दूसरे को दे करके और अपनी अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं को हम दूसरे से प्राप्त करते थे। तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु के माध्यम से ही व्यापार किया जाता था, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे वस्तु विनिमय क्या है, इसके बाद स्टडी करेंगे वस्तु विनिमय के गुण कौन कौन से हैं और वस्तु विनिमय के दो समस्याएं क्या क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उसी से रिलेटेड हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या है। सबसे पहले अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ। मुद्रा के आगमन के पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का पालन करते थे, अर्थात लोग अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करने के लिए वस्तुएं देकर के दूसरी वस्तु प्राप्त करते थे। व्यापार का माध्यम वस्तुएं थी, एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी। विनिमय अर्थात व्यापार का माध्यम वस्तुएं हुआ करती थी। मुद्रा के अभाव में प्रचलित व्यापार की इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अर्थ के बाद हम लोग अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। जैसा कि आप जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण और दोष के दो पहलू हैं। पहले स्टेप में अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या गुण हैं, किन गुणों के माध्यम से वस्तु विनिमय प्रणाली जानी जाती है, और गुणों के पश्चात हम लोग अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के गुण। पहला है विकेंद्रीकरण प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली का स्तर न्यूनतम तथा क्षेत्र सीमित होता है। वस्तुओं के नष्ट होने का भय लोगों के मन में बना रहता है, अतः वे वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रह नहीं करते और अतः इस व्यवस्था में पूंजीवाद या केंद्रीकरण के दोष से मुक्त होता है। कहने का मतलब है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली है। धन की मुद्रा के प्रचलन के कारण लोग बड़ी मात्रा में मुद्रा कलेक्ट करते हैं, खूब सारा धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था, वस्तुएं देकर के ही वस्तुएं प्राप्त करते थे, तो ऐसे में संग्रह होने की स्थिति ही नहीं बनती थी। यानी ये प्रणाली विकेंद्रीकरण की प्रणाली है, क्योंकि धन संग्रह का अर्थ होता है धन एक जगह पे केंद्रित होता है, एक लोग इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन जब यहाँ पे धन यानी मुद्रा का प्रचलन ही नहीं है, तो केंद्रीकरण की स्थिति ही नहीं बनेगी, क्योंकि वस्तुएं हैं और वस्तुओं का कोई संग्रह नहीं करेगा। इसलिए यह प्रणाली विकेंद्रीकरण की प्रणाली है, जिसके कारण अपने आप में महत्वपूर्ण है और पूंजीवादी व्यवस्था के दोष से मुक्त है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था में लोग धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में धन की कोई स्थिति ही नहीं है, क्योंकि व्यापार का माध्यम वस्तुएं हैं। नेक्स्ट गुण अध्ययन करेंगे सरल प्रणाली। जैसे कि आप जानते हैं, अशिक्षित व्यक्ति मुद्रा का ठीक से हिसाब किताब नहीं लगा पाता, परंतु वह वस्तुओं का आदान प्रदान करने में अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में हिसाब किताब की रखने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर वस्तु विनिमय प्रणाली एक सरल प्रणाली है, इसलिए क्योंकि इसमें हिसाब किताब की रखने की ज़रूरत नहीं है, बही खाता बनाने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु विनिमय में मुद्रा का माध्यम से व्यापार नहीं हो रहा है, केवल वस्तुएं देकर के ही वस्तुएं प्राप्त की जा रही हैं। इस माध्यम से यह प्रणाली सरल प्रणाली है। अगले गुण देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयुक्त। विभिन्न देशों की मुद्राएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या रहती है और वस्तु विनिमय द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो यह प्रणाली में मुद्रा का विनिमय का प्रचलन नहीं हुआ करता था, केवल वस्तुओं के माध्यम से ही वस्तुएं प्राप्त की जाती थी। और इस तरह से चूँकि हर देश में अलग अलग मुद्राओं का प्रचलन था, तो इस तरह से वस्तुएं प्राप्त करने में आसानी है, क्योंकि मुद्रा के प्रचलन में उनको पेड करना समस्या है, लेकिन वस्तुएं देकर के वस्तुएं प्राप्त करना आसान है। इस माध्यम से यह प्रणाली सरल और उपयुक्त प्रणाली है। गुणों के क्रम में अगले में स्टेप करेंगे पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास। जैसे कि आप जानते हैं, वस्तु विनिमय में व्यक्ति वस्तुएं खरीद लेता है और बदले में पैसा पेड करता है, और वस्तुएं जिस व्यक्ति से वस्तु प्राप्त करता है उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में उसे पूर्ण वैल्यू यानी पैसा देता है। लेकिन इसके विपरीत वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति जिस वस्तु को देकर के जिससे जो वस्तु प्राप्त करता है, उससे उसके संबंध बेहतर हो जाते हैं और पारस्परिक भावना का विकास होता है।
अगले गुणों में अध्ययन करेंगे मौद्रिक पद्धति के दोषों से मुक्त। मौद्रिक पद्धति में अनेक प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे मुद्रा का संकुचन, मुद्रा का प्रसार आदि, परंतु वस्तु विनिमय में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे विस्तार से कि मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रा का प्रसार क्या है। केवल इतना स्टडी करेंगे यहाँ पे कि मौद्रिक पद्धति में जो दोष होते हैं वह दोष इस पद्धति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुद्रा के माध्यम से विनिमय नहीं हो रहा है। यहाँ वस्तुओं के माध्यम से वस्तु प्राप्त की जा रही है, अर्थात विनिमय का माध्यम वस्तुएं हैं, इसलिए इस प्रणाली में मौद्रिक दोष होने की गुंजाइश नहीं है। अगले गुणों में अध्ययन करेंगे विनिमय प्रणाली द्वारा दोनों पक्षों को लाभ। जिन व्यक्तियों के पास वस्तुओं की अधिकता होती है और उनके लिए उस अधिकता का उपयोग कम होता है, अर्थात जिसके पास जो वस्तु अधिक होती है उसके लिए उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, और हमारे पास जो अधिक वस्तु है और दूसरे के पास जो अधिकता वाली वस्तुएं हैं, एक दूसरे से वस्तु विनिमय करके दोनों को लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तरह से हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा मात्रा में कम उपयोगी हैं और उसको बदल करके हम दूसरे से अधिक आवश्यकता वाली वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं वो उनसे हम दूसरे को दे देते हैं, जो दूसरे व्यक्ति की वस्तु उपयोगी नहीं है वो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हमारी उपयोगिता हमारी वस्तु के माध्यम से पूर्ति हो जा रही है और हमारी वस्तु के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता की पूर्ति हो जा रही है। इस तरह से दोनों पक्षों को लाभ मिल जा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। इसी क्रम में अगले गुणों के क्रम में अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली में मांग और पूर्ति में संतुलन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति या तो अपने उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या अपने लिए अन्य उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, अतः वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग के अनुसार ही की जाती है, जिससे मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहता है। इस टॉपिक पे भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। केवल इतना यहाँ पे जानें कि वस्तु का उत्पादन व्यक्ति उतना ही करता है जितना उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, यानी दूसरे से वस्तु बदलने के लिए ही केवल उत्पादन करता है, या उतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है उतनी ही उत्पादन करता है। जबकि मुद्रा विनिमय में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती और उस व्यवस्था के अनुकूल यहाँ पे मांग और पूर्ति के अनुसार संतुलन बना रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में दोष के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अभी आपने गुणों के संदर्भ में अध्ययन किया कि वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं और किन गुणों के कारण वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा विनिमय प्रणाली से बेहतर है। लेकिन यह प्रणाली उस समय थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था। ऐसे समाज में, ऐसे व्यवस्था में वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार किया जाता था। अब हम लोग अध्ययन करेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। फर्स्ट सिस्टम में अध्ययन करेंगे वस्तु विभाजन में कठिनाई। जैसा कि आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ वस्तुएं हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि विभाजन करने से उनकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, जैसे टीवी, कार, हाथी आदि। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं की अविभाज्यता भी एक कठिनाई है तथा इन वस्तुओं के बदलने से उसके स्वामी की उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं वस्तु विभाजन की कठिनाई, जैसा कि आप पैसा लेकर के आप कोई वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपके पास बड़ी वस्तु है और किसी से छोटी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और उसे अपनी बड़ी वस्तु देंगे, तो अगर उसकी छोटी है तो अपने से कोई सामान निकाल नहीं सकते, अपने वस्तु में कोई चीज़ काट नहीं सकते, क्योंकि उसको उपयोगिता नष्ट हो जाती है। विभाजित करेंगे तो नष्ट हो जाएगी। जैसे कार है और किसी को बाइक से बदलना चाह रहे हैं तो कार के अगर तोड़ फोड़ करेंगे कि हम इतना ज़्यादा इसमें है, बड़ी है, बाइक छोटी है, तो ऐसे में कार की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। या कोई भी वस्तु, बड़ी वस्तु आप छोटे वस्तु से बदल रहे हैं, अगर उसको विभाजित करके उसे देते हैं तो भी उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें ये इसकी समस्या है। अगले वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या हम देखेंगे हस्तांतरण की सुविधा, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा बहुत सी वस्तुओं को हस्तांतरित करने में समस्या आती है। समस्या उत्पन्न भी हो सकती है, जैसे भवन, भूमि, पशु, पक्षी या बड़ी वस्तुएँ। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये महत्वपूर्ण कठिनाई है, क्योंकि हस्तांतरण की असुविधा होती है। बड़ी वस्तुएं आप एक देश से दूसरे देश नहीं ले जा सकते, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश नहीं ले जा सकते। लंबी दूरी तय करने में वस्तु विनिमय के माध्यम से समस्या होती है, क्योंकि ज़मीन को कहीं आप लेके नहीं जा सकते। इस तरह से हस्तांतरण की समस्या उत्पन्न होती है, जो सबसे प्रमुख कठिनाई के रूप में या समस्या के रूप में उभर करके आती है। हस्तांतरण की असुविधा होती है इस व्यवस्था में। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों के संदर्भ में अगली कड़ी में अध्ययन करेंगे वैकल्पिक आवश्यकता का अभाव। वस्तु विनिमय के द्वारा विनिमय करने वाले दोनों लोगों के दोहरे संयोग की अभाव होता है, अर्थात वस्तु का विनिमय व्यापार जिस व्यक्ति के साथ करेंगे उसका संयोग होना मिलना कठिनाई कार्य है।
पैसा अगर आपके पास है यानी मुद्रा का प्रचलन है तो बाज़ार में कहीं भी कोई भी वस्तु अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वस्तु को बदल करके वस्तु प्राप्त करनी है तो ये कठिनाई है, क्योंकि आपको जो वस्तु चाहिए अगला व्यक्ति अगर वो वस्तु आपके पास जो है उसको प्राप्त करेगा तभी अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को देगा, अन्यथा वो वस्तु विनिमय यानी एक दूसरे की वस्तुएं नहीं देगा और ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि दो आवश्यकता वाले लोगों को मिलना कठिनाईपूर्ण है। अगले क्रम में अगला दोष है मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव। विनिमय प्रणाली की एक अन्य समस्या मूल्य के सर्वमान्य माप का अभाव है। इसके अंतर्गत मूल्य का कोई सर्वमान्य माप नहीं है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के मूल्य को विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष निश्चित किया जा सके। हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति किसी वस्तु का एक जैसा मूल्य नहीं आंक सकता। हमारे लिए हो सकता है जो चीज़ें अच्छी कम मूल्य वाली दिख रही हो सकता है दूसरे के लिए वो अधिक मूल्य की वस्तु हो, या हम जिस वस्तु को अधिक मूल्यवान मान रहे हो दूसरे के लिए हो सकता है वो कम मूल्य वाली हो। इस तरह से किसी वस्तु का सर्वमान्य माप का अभाव पाया जाता है, जो इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य में सर्वमान्य माप के अभाव पाया जाता है और इसके कारण यह एक समस्यापूर्ण वस्तु विनिमय प्रणाली माना जाता है। दोषों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली में अगली समस्या स्थगित भुगतानों में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य स्थिर नहीं होते तथा वस्तुएं कुछ समय बाद नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण उधार लेने या देने में असुविधा रहती है। इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य स्थिर नहीं होते तथा वस्तुएं कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती हैं या नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुएं ही प्राप्त की जाती हैं और वस्तुएं अस्थायी रूप से किसी चीज़ को, फल है, सब्जी है, कोई भी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आप अस्थायी रूप से नहीं रख सकते और वह अस्थायी रूप से न रख पाने के कारण भी उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी वो नष्ट हो सकती हैं, उनका संग्रह नहीं कर सकते, जो बहुत बड़ी असुविधा है। और भुगतान भी इसमें करने में, देने में दिक्कत होती है, क्योंकि जिसके कारण उधार देने में जो व्यक्ति को हम उधार दिए रहते हैं वो वस्तुएं कुछ दिन बाद नष्ट हो जाती हैं, अस्थायी रूप से वो रख नहीं सकता और उसकी वैल्यू भी प्राप्त नहीं हो पाती। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों के क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्रम में आगे बढ़ करके देखेंगे मूल्य संचय की असुविधा। वस्तुओं के अधिक समय तक संचित करके रखना वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत संभव नहीं है, क्योंकि अनेक वस्तुएं नाशवान होती हैं तथा उनके मूल्य भी स्थिर नहीं होते। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाने से उसकी उपयोगिता भी नष्ट हो जाती है। हो सकता है जो व्यक्ति आज जिसको उपयोगिता लग रही है, जिस वस्तु में वस्तु विनिमय के माध्यम से बदलना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए या उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति के वस्तुएं प्राप्त करने की स्थिति बदल सकती है और इसे में यह एक दोष के रूप में जाना जाता है। अगला है सेवाओं के विनिमय में असुविधा। जैसा कि आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुएं देकर के ही वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर की स्थिति को देखेंगे तो एक डॉक्टर सेवाएं पैसे के बदले में लेकर के अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कोई मज़दूर है वो बोले कि मैं आपको मज़दूरी, आप मेरे यहाँ डॉक्टर हैं, हम मुझे देख लीजिए, मैं आपको मज़दूर के रूप में सेवाएं दे दूंगा, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों की सेवाएं सेम नहीं हो सकती, अलग अलग हैं। ऐसे में यह प्रणाली में सेवाओं के विनिमय में असुविधा है। तो वर्तमान समय में यह प्रचलन नहीं है और प्राचीन काल में या पुराने समय में इस तरह की व्यवस्थाओं का प्रचलन था। जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था उस समय ये विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और ये इसके दोष के संदर्भ में आपने अध्ययन किया। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या क्या दोष हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से किसी नए विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपके सहयोग से हम बेस्ट वीडियो प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय